today is our next topic about DNA and RNA as nucleic acid। हमने न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तो देख लिया है। आज हम डीएनए को स्टार्ट करेंगे। तो डीएनए क्या है? डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल है ऐसा मटेरियल जो विरासत में हिस्सा ले, जो जेनेटिक्स में हिस्सा ले, उसको हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट अकर्स इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियाई, इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में। एंड इन मच लेस अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। किसी भी सेल के न्यूक्लियस में जहाँ क्रोमोसोम होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। वो क्रोमोसोम दरअसल प्रोटीन और डीएनए पे मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा यही डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेलीज के नेम हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए कंट्रोल्स प्रॉपर्टीज़ एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। हमारे अंदर या हमारे सेल्स के अंदर जितनी भी कोई एक्टिविटी होनी होती है वो डीएनए ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। वो कौन से 4 टाइप्स की न्यूक्लियोटाइड्स हैं? पहला है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, अब यहाँ पर जो डी का वर्ड है, ये डी का मतलब है डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि इसमें जो राइबोज शुगर है उसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं। तो ये डी का जो वर्ड है ये डीऑक्सीराइबोज के लिए लगाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन से क्या मुराद है? एडिनिन, जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होगी। सीन का जो वर्ड है ये जब राइबोज शुगर किसी भी नाइट्रोजीनियस बेस के साथ अटैच हो जाए तो सीन का वर्ड लग जाता है, जैसे एडिनोसिन, साइटोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन। तो डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, हमें ये मालूम है कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन्स 1। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको DAMP भी कहते हैं। सेकंड है डीऑक्सीराइबोज साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको DCMP भी कहते हैं। थर्ड है डीऑक्सीराइबोज गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको DGMP भी कहते हैं। नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबोज थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसको DTMP भी कहते हैं। तो इन 4 के मिलने से जो है हमारे पास कोई भी डीएनए बनता है, इन 4 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। अब ये जो 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं ये आपस में मिलते हैं। किस तरह से मिलते हैं, किस तरह ज्वाइन होते हैं? एक ख़ास किस्म के बॉन्ड के थ्रू। वो क्या नाम है उस बॉन्ड का, उस लिंकेज का? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे इसी लेक्चर के बिल्कुल एंड पे। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड का नाम है जिसमें फॉस्फेट जो है प्रेजेंट होता है या अपना रोल प्ले करता है। इन स्पेसिफिक सीक्वेंस टू फॉर्म लॉन्ग चेन नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बन जाती हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि NAD। अब ये NAD क्या है? ये भी एक न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल आ गई है, देखें। निकोटीनमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसका मुखफ़फ़ है। ये ऐसा डाई न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन जो है नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होती है और 2 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से ये बनता है। नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टू फॉर्म ट्राई न्यूक्लियोटाइड। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ द DNA। केमिकल नेचर की जब हम बात करें तो इसमें फिर से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ही आ जाता है। अब यहाँ पर डिस्कवरी के साथ और इन्वेंशन के साथ जो है बात हो रही है। 1920 में P.A. लेविन, साइंसदान का नाम है ये, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर दिया था किसका? न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड हम जानते हैं DNA एंड RNA को ही कहते हैं। और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? न्यूक्लियोटाइड, जिसके मिलने से वो बनता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या होता है? 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम बात करें किसी एक न्यूक्लियोटाइड की, तो एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास, यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं राइबोज शुगर है। ये राइबोज शुगर है। इसके
अंदर 5 कार्बन मौजूद हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और एक कार्बन 5 जो रिंग से बाहर है। तो कार्बन 1 पे हमेशा नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होती है। कार्बन 2 जो है ये एक ऐसा कार्बन है जिस पे अगर नीचे की साइड पे OH नहीं है, सिंपल H है, तो इट मीन्स वो DNA में प्रेजेंट है। अगर OH प्रेजेंट है तो वो RNA में होगा। कार्बन 3 ये एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड की एक्सटेंशन या लेंथ इंक्रीजमेंट जो है कार्बन नंबर 3 ऑफ द राइबोज शुगर की वजह से होती है। यहाँ कार्बन 3 पे एक न्यू न्यूक्लियोटाइड नीचे की तरफ अटैच होगा, उसका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है यहाँ इसके साथ। नेक्स्ट कार्बन 4 है, इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। नेक्स्ट कार्बन 5 है, ये कार्बन 5 जो है इसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अगर एक प्रेजेंट है तो मोनोफॉस्फेट, 2 है तो डाईफॉस्फेट और अगर 3 है तो ट्राईफॉस्फेट हम इसको कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कार्बन 3 है, कार्बन 5 है, कार्बन 1, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद रखना है कार्बन 1 पे क्या अटैच होता है, कार्बन 3 पे क्या अटैच होगा। 3 पे हमेशा एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड नीचे की तरफ अटैच होता है तो ये चेन बनती जाती है। कार्बन 5 पे जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये तब हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये आपस में अटैच किस तरह से होते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक न्यूक्लियोटाइड और ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो अब देख रहे हैं आप कार्बन 3 पे जो OH था इसमें H निकल गया है इसका O, और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट PO4O4 यहाँ पे अपना ऑक्सीजन दे रहा है और यहाँ अपना हाइड्रोजन दे रहा है, और एक हाइड्रोजन कार्बन 3 वाले हाइड्रोक्सिल से आ रहा है। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे रिलीज़ होता है और दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं। तो ये C सिंगल बॉन्ड O जो है एक यहाँ पर और एक C सिंगल बॉन्ड O, ये हमारे पास क्या है, एस्टर बॉन्ड है। एस्टर बॉन्ड, यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड है और यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो 2 एस्टर बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं कार्बन 3 एंड नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 3 और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 5 पे। तो इन दो के दरमियान 2 एस्टर बॉन्ड और उन 2 एस्टर बॉन्ड के साथ एक फॉस्फेट या फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लिहाजा हम इसको फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। ये है हमारे पास फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज। तो फॉस्फो यानी कि जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, डाई मीन्स 2, एस्टर मीन ऐसा बॉन्ड जो C सिंगल बॉन्ड O कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो सिंगल बॉन्ड के थ्रू, उसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड के थ्रू जो हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं। अब यहाँ पे आप कार्बन 3 देख रहे हैं नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का, तो अगर किसी और न्यूक्लियोटाइड ने अटैच होना है तो वो यहाँ पे अटैच होगा, कभी भी कार्बन 5 वाली पोजीशन में अटैच नहीं होता। हमेशा न्यू अटैचमेंट जो है वो किस पे होती है, कार्बन 3 पे होती है। याद रखें किसी भी न्यूक्लियोटाइड चेन में हमारे पास ऊपर की तरफ 5 एंड या 5 प्राइम या 5 कार्बन, इसको ये जो मैंने ऊपर प्राइम डाला हुआ है, निशान डाला हुआ है, इसको 5 प्राइम भी कहते हैं या 5 एंड भी कहते हैं, 5 कार्बन भी कहते हैं। तो ऊपर की तरफ हमेशा 5 एंड प्रेजेंट होगा, 5 कार्बन प्रेजेंट होगा जहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड फिर चाहे 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं या 1000 जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं, नीचे की तरफ हमेशा जो है कार्बन 3 प्रेजेंट होता है और यहाँ पर हमारे पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, जहाँ पे मज़ीद नए न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया। अब ये जो 3 कार्बन है यही वजह है कि 3 कार्बन न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैचमेंट की वजह बनती है। ये जो लीनियर चेन है DNA की, RNA की, ये इस कार्बन 3 की वजह से बनती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं डिस्कवरीज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। अब DNA के स्ट्रक्चर की तरफ हम जाते हैं। DNA का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी छोटी डिस्कवरीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। एरविन शेरगॉफ, ये साइंसदान का नाम है, 1951 में इसने ये बताया कि एडेनिन जो कि नाइट्रोजीनियस बेस है उसकी अमाउंट हमेशा इक्वल होती है किसके,
थायमीन के, ये एक दूसरी नाइट्रोजीनियस बेस है। इसी तरह जो हमारे पास गुआनिन है, इसकी अमाउंट साइटोसिन के हमेशा इक्वल होती है। तो हम ये कह सकते हैं प्योरीन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, और प्रोपोर्शन यानी कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो यानी कि अमाउंट। तो प्योरीन की अमाउंट हमेशा पायरिमिडीन के इक्वल होती है। प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन, प्योरीन को आप जानते हैं जिसमें हमारे पास एडेनिन एंड गुआनिन आती हैं, और पायरिमिडीन डीएनए में वो जो हमारे पास जिसमें थायमीन एंड साइटोसिन आ जाती हैं। नेक्स्ट देखें जी, ब्रिटिश केमिस्ट रोजालिंड फ्रैंकलिन, इसने क्या किया था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का बाय यूजिंग एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। ये एक टेक्निक का नाम है एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, जिसमें एक्स रेज किसी भी पार्टिकल्स पे उसके मॉलिक्यूल गिराए जाते हैं और उससे टकरा कर जब वो मॉलिक्यूल वापस आते हैं तो एक डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल्स का टकरा कर वापस आना। तो डिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज या शैडो बनता है वो हमारे पास क्या था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। तो ये किसने दिया था, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है मॉरिस विल्किंस, इसने क्या किया था, आर्टिफिशियल डीएनए फाइबर प्रिपेयर किया था लैब के अंदर, इसने आर्टिफिशियल डीएनए खुद बनाया था। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जिसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करना है। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 में इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था, और इन्होंने इसको एक नाम दिया था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, क्योंकि दोनों ने मिलके दिया था। तो इन दोनों के नाम पर यह मॉडल का नेम जो है रख दिया गया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। डीएनए की बात जब भी आती है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए दिया था बड़ी ही एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे हमें डीएनए का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है समझ में आया। तो ये हमारा आज का टॉपिक।